कॉर्पोरेट इतिहास में गौतम अडानी सबसे बड़ा चोर है। बीआर होता है बैंक रिसीट्स, जो एज अ सिक्योरिटी काम करता है। इस स्कैम में टोटल वैल्यूएशन माना जाता है कि 40,000 करोड़ का स्कैम हुआ था 2001 में। कोई इंडिपेंडेंट एड्रेस नहीं है इन शेल कंपनीज की, और ना ही इन कंपनीज का कोई फोन नंबर है। फेक फाइनेंशियल्स को मेंटेन किए गए और उसको दिखाया गया, और उस बेसिस पे इंडिया में फिर लोगों से बोला गया कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। हेलो एवरीवन, 24 जनवरी 2023 एक ऐसा डेट जो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में आगे आने वाले कई सालों तक एक काला दिन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस दिन एक रिसर्च कंपनी जो न्यूयॉर्क बेस्ड है, हिंडनबर्ग रिसर्च, एक 38 ईयर्स ओल्ड उसको ओन करता है, जिसका नाम है नेथन एंडरसन। वो इंडिया के बिलियनियर गौतम अडानी और उसके जो 7 कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज हैं, जिसके बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के 2 दिन के अंदर अंदर अडानी की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4 लाख करोड़ से घट जाती है। तो ऐसा क्या पब्लिश हुआ है इस रिपोर्ट में जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने पब्लिश किया है, और इस पब्लिकेशन के बाद अडानी का जो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। Raging over corporate governance in India after the Hindenburg research release made some serious allegations against the Adani Group. Its dented turmoil, its shares have plunged by nearly 20%. 7 listed companies of the Adani conglomerate have lost a combined $48 billion in market, and all of this because of a report by the US short seller Hindenburg. Elsewhere in the markets today, major short seller Hindenburg Research putting out a market-moving call on Adani Group. It's the family-owned businesses of Asian billionaire Gautam Adani. In last 2 sessions, Adani Group have already lost $30 billion worth of wealth, which is a clear-cut impact from what Hindenburg had come out with. हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि एक ऐसा रिसर्च फर्म है जिसको ओन करता है नेथन एंडरसन, जो कि एक 38 साल का व्यक्ति है, और वो इसको रन करता है न्यूयॉर्क सिटी से। हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें ये गौतम अडानी को कहती है द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, जिसका मतलब है कि कॉर्पोरेट इतिहास में गौतम अडानी सबसे बड़ा चोर है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक पे आपसे बात क्यों कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट डेटा जो अक्टूबर 2022 का था, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो टोटल एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं आज की डेट में, वो एग्जिस्ट करते हैं 1.2 करोड़ पे, और दिसंबर 2022 तक इंडिया का जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है ऑलमोस्ट $3.413 ट्रिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में कैलकुलेट होकर के होता है 34 खरब रुपए। इंडिया के यंग जनरेशन को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट 26.6% ऐसे बच्चे हैं जो अभी 15 साल से छोटे हैं। मतलब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी, डिजिटल लिटरेसी उनमें बढ़ती जाएगी, और उसी हिसाब से धीरे धीरे उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी आती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन्स नई आती जाती हैं उसमें विजडम बढ़ती जाती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज होती रहती है। इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, और आने वाले 1 से 2 डेकेड में इंडिया में एक्टिव इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट 10 करोड़ होंगे, और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ करके शायद 340 खरब रुपए के बराबर हो जाए, जो आज 34 खरब रुपए है। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी 27% होने की वजह से अभी लोग काफ़ी हेजिटेट हो रहे हैं, बट ये जो यंग पॉपुलेशन है या जो यंग जनरेशन्स है, जो आने वाली डेट में वो सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो वो सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीख पाएंगे, और इस तरह से वो एक इकोनॉमी को और भी स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। सेकंड चैप्टर है डार्क हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मैनिपुलेशन, जिसमें सबसे वेल नोन और जिसके बारे में सब कोई जानते हैं वो है हर्षद मेहता स्कैम, जो 1992 में हुआ था। ये स्कैम टोटल 4,000 करोड़ रुपए का था। उस टाइम पे इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए हर्षद मेहता ने बैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ में साठ-गांठ किया, और उनसे वहाँ से फेक बीआर्स ले लिया। बीआर होता है बैंक रिसीट्स, जो एज अ सिक्योरिटी काम करता है। जब भी आप कभी लोन लेने के लिए किसी बैंक में जाएंगे और आप बीआर्स को जब प्रेजेंट करेंगे, तो बीआर जो होता है, जो बैंक रिसीट होता है, वो जस्ट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर वो आदमी उस लोन को नहीं चुका पाता है, क्योंकि ये जो बीआर है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे जमा किया जाता है, तो वो डेट फ्री हो जाता है या रिस्क फ्री हो जाता है। और ये रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हेल्पफुल हुआ हर्षद मेहता के लिए, और उसने इसी के अंदर अंदर में 4,000 करोड़ का स्कैम किया, सबसे पहला स्कैम इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा जो सबसे बड़ा स्कैम स्टॉक मार्केट का लाइमलाइट में आया वो 2001 में आया, केतन पारेख का, जिसको K10 के भी नाम से जाना जाता है। इस स्कैम में टोटल वैल्यूएशन माना जाता है कि 40,000 करोड़ का स्कैम हुआ था 2001 में,
और इस स्कैम में बेसिकली केतन पारेख और उसके कुछ साथी या उसके कुछ अदर फ्रेंड्स जो अलग अलग अकाउंट्स बना करके वो आपस में ही सर्कुलर ट्रेडिंग करते थे। सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि किसी भी स्टॉक प्राइस को हाई प्राइस पे खरीद लेना और फिर उसको इस तरह से शो करना कि ये काफ़ी वैल्यूएबल स्टॉक है, और फिर उसके लिए लोगों में एक फेक नैरेटिव क्रिएट करना कि इसके प्राइसेस आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं, तो आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और इसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसी तरह एक स्कैम 2015 में निकल करके आया जिसको कि NSE कोलोकेशन स्कैम के नाम से जाना जाता है, जिसमें एस्टिमेट किया जाता है कि ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ से लेकर के 70,000 करोड़ तक का स्कैम हुआ होगा। उसके बाद दोस्तों 2019 में कार्वी ब्रोकिंग स्कैम के नाम से एक स्कैम को अंजाम दिया जाता है जिसका कि टोटल वैल्यूएशन माना जाता है 2300 करोड़ रुपये। कार्वी बेसिकली एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी होती है जिसके पास की कस्टमर बेस होता है 10 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स का। अब वो क्या करती है कि ये जितने भी 10 लाख इन्वेस्टर्स होते हैं उनके डीमेट अकाउंट्स के सिक्योरिटीज़ को वो बैंक्स के साथ में गिरवी रख देते हैं और उसके बदले में उससे 2300 करोड़ का लोन ले लेते हैं और फिर उस लोन को अपने अलग अलग कंपनीज में एक्चुअली इन्वेस्ट कर देते हैं। तो समझ रहे हो दोस्तों कि जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि उनके स्टॉक्स के साथ में किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है, जो नया आदमी होगा वो जस्ट झांसे में आके अभी के डेट में कितनी सारी ऐसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है जो कस्टमर्स को बहुत तरह से लालच भी देती है और उनसे ये भी बोलती हैं कि आप इतने पैसे लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो कल चल करके आपका रेट ऑफ रिटर्न इतना होगा। तो इस तरह से कई लोग इस ट्रैप में फंसते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में हर किसी को घाटा ही हो जाता है या हर कोई इसके ट्रैप में फंस जाता है। बहुत ऐसे लोग जो फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं उनको अगर फाइनेंसिंग समझ में आती है तो वो बेसिकली अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और वो कंपनीज़ के फाइनेंशियल को देख करके, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है या फिर जो फ्लो ऑफ कॉस्ट्स है एक कंपनी का, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस कर करके वो एक सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपनीज के प्रोमोटर्स का एक्चुअली रिच होना, जिसमें हम कवर करेंगे हिंडनबर्ग का जो रिसर्च आया है अडानी पे, उसमें वो कैसे कैसे इसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। मे बी कि जो क्लेम्स वो कर रहे हैं वो सही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट जो सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें डिस्क्लोज किया है मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हिंडनबर्ग जो रिसर्च अडानी के ऊपर जो एक रिपोर्ट पब्लिश की है उसकी पूरी एनालिसिस करूँगा। अडानी एंटरप्राइजेस का जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है अभी के डेट में वो 218 बिलियन US डॉलर्स है। वो इंडियन रुपीज़ में 17.8 ट्रिलियन रुपीज़ होता है। हो सकता है कि ये 100 बिलियन हो या ये भी हो सकता है कि ये 400 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन रखता हो, लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है उस हिसाब से अगर ये क्लेम्स जो हिंडनबर्ग रिसर्च कर रही है अगर वो वैलिडेट हो जाती है तो इससे अडानी कॉन्ग्लोमेरेट में जितनी भी कंपनीज हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 50% से डाउन जा सकती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो 218 बिलियन US डॉलर्स की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है अडानी की, उसमें से 100 बिलियन डॉलर्स मतलब 100 बिलियन डॉलर्स पिछले सिर्फ 3 साल में ऐड हुए हैं अडानी के मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इन टोटल जो 218 बिलियन US डॉलर्स है उसमें से 120 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ अडानी के फैमिली के हैं। अडानी के जो 7 लिस्टेड कंपनीज की जो परसेंटेज गेन है वो बहुत ही मिस्टीरियसली गेन हुए हैं पिछले 3 सालों में, और ये अपने आप में एक बहुत उलझी हुई पहेली है जिसको कि समझने के लिए हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला है स्टॉक मैनिपुलेशन। रिसर्च के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप्स ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है डिफरेंट मीडियम से, और दूसरा है कि ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है इसमें जिन लोगों का हाथ है वो लोगों का एक्चुअली कितना इसमें पूरा शेयर है इस स्टॉक मैनिपुलेशन को करने में, और वो कहाँ की कंपनीज हैं। आप इन स्टॉक्स को देखो, इन स्टॉक्स में जो ये परसेंटेज शेयर दिया हुआ है ये बेसिकली वो परसेंटेज शेयर है जो अडानी के प्रोमोटर्स खुद होल्ड करते हैं। मतलब अडानी के ही लोग इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, जिसमें कि ये परसेंटेज शेयर अडानी पावर में है 74.9%, अडानी टोटल गैस में है 74.80%, अडानी ट्रांसमिशन में है 74.19%, अडानी एंटरप्राइजेज में 72.63%, अडानी विल्मर की तो बात ही मत पूछो, इसमें है 87.94%। तो ये जो शेयर्स हैं इन कंपनीज में ये अडानी की फैमिली मेम्बर्स ही इसको होल्ड करते हैं। अडानी के जो बोर्ड मेंबर्स में 22 लोग हैं उसमें से 8 लोग अडानी के तो क्लोज रिलेटिव्स हैं। सभी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के सारे रेगुलेशंस को, रूल्स को फॉर्मुलेट करती है इंडियन स्टॉक मार्केट में,
उसमें एक ये भी रेगुलेशन है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें 25% शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो पब्लिक के पास होना चाहिए। तो ये स्टॉक को कैसे मैनिपुलेट किया गया है या कैसे इसकी ओनरशिप अडानी के पास ज़्यादा है, वो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जो इस रिसर्च में क्लेम किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर ये क्लेम वैलिडेट हो जाते हैं तो ऐसे में अडानी के जितने भी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज हैं वो सारे ही डीलिस्ट हो जाएंगी जो लिस्टेड हैं अभी। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ये जो मैनिपुलेशन किया गया है ये एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया गया है वो अडानी की शेल कंपनीज हैं जो बाहर से ऑपरेट कर रही हैं, और उसको जो मैनेज कर रहा है वो भी क्लोज कनेक्शंस में है अडानी की फैमिलीज के साथ में। और अल्टीमेटली जो बाहर से ऑफशोर पैसा यहाँ लगाया जा रहा है, स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं, वो भी अडानी के ही पैसे हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले नंबर्स बताए थे, आप देखेंगे तो ऑफशोर जो इन्वेस्टमेंट है उसका 5.98% जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अडानी पावर्स में है। अडानी टोटल गैस में 4.34% का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिलता है। अडानी ट्रांसमिशन में 10.27% का है और अडानी एंटरप्राइजेज में 3.29% का है। तो जब इन सारे ही ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं अडानी के प्रोमोटर्स ग्रुप के शेयर होल्डिंग के पैटर्न से, तो इन 4 केसेस में तो ऐसा है कि ये 75% शेयर होल्डिंग पैटर्न से ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी अभी उस पोजीशन में है जहाँ पे कि अडानी की जितनी भी कॉन्ग्लोमेरेट है उसमें से ये 4 तो फॉर श्योर डीलिस्ट हो जानी चाहिए। ये क्लेम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके रेगुलेशंस के हिसाब से ये तो एकदम अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब जब सस्पेक्टेड परसेंटेज को हम देखते हैं ये टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो हमें ये दिखता है कि अडानी एंटरप्राइजेज में लिमिट से 0.92% मतलब 0.92% ज़्यादा है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है अडानी कॉन्ग्लोमेरेट का, उसमें 9.46% जो है वो ज़्यादा है 75% से। अडानी टोटल गैस में 4.14% मतलब 4.14% ज़्यादा है 75% शेयर होल्डिंग पैटर्न से। उसी तरह अडानी ट्रांसमिशन में 9.46% ज़्यादा है। ये जो फंड इन्वेस्टर्स हैं अडानी स्टॉक्स में ये मोस्टली एक जगह से बिलोंग करते हैं जो कि है मॉरिशस। हालांकि और भी ऑफशोर कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें सिंगापुर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और कैरेबियन आइलैंड्स भी है। बट मॉरिशस से जिन इन्वेस्टर्स ने अडानी कॉन्ग्लोमेरेट में इन्वेस्ट कर रखा है उनका कनेक्शन डायरेक्टली अडानी और इनके रिलेटिव से मिलता है। और इन इन्वेस्टर्स के नाम हैं APMS इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, LTS इन्वेस्टमेंट फंड, एलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड और ओपल इन्वेस्टमेंट्स। ये 5 कंपनीज जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशंस में से आते हैं अडानी के। ये रिलेटिव्स नहीं हैं बट इनके रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं अडानी ग्रुप्स के साथ। जो ये रिसर्च ये क्लेम करती है कि ये अल्टीमेटली अडानी का ही इन्वेस्टमेंट है जो ऑफशोर से इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। पिछले 8 साल में जब हम अडानी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं, जो इसको ऑडिट करने वाली टीम है, अडानी के कॉन्ग्लोमेरेट में चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर्स को चेंज किया जाना बहुत ही नॉर्मल शो किया गया। और 8 साल के अंदर में अडानी के टोटल कॉन्ग्लोमेरेट में 18 चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर्स को चेंज किया गया। अडानी एंटरप्राइजेज में 8 साल में 5 CFOs को चेंज किया गया। अडानी एंटरप्राइजेज में CFO चेंज होता है 17 मई 2014 को, जो कि होते हैं देवांग S देसाई, और उनको रिप्लेस करते हैं अमित H देसाई, और उनका टेन्योर चलता है 12 अगस्त 2017 तक। फिर वो रेजिग्नेशन देते हैं और राजीव नायर को नया CFO बनाया जाता है अडानी एंटरप्राइजेज का। फिर वो रेजिग्नेशन देते हैं 1 मई 2018 को और राकेश शाह को नया CFO बनाया जाता है अडानी एंटरप्राइजेज का। फिर वो भी 1 साल कंप्लीट होते होते 16 अप्रैल 2019 को रेजिग्नेशन देते हैं और जोगेशिंदर सिंह को CFO बनाया जाता है अडानी एंटरप्राइजेज का। मीनवाइल अडानी ग्रीन एनर्जी में 5 साल में 3 CFOs को चेंज किया जाता है। अडानी पोर्ट्स में भी वही हाल है, 5 साल में 3 CFOs को वहाँ पे भी चेंज किया जाता है। अडानी पावर में भी सेम होता है कि 5 साल में वहाँ पे भी 3 CFOs को चेंज किया जाता है। अडानी टोटल गैस में 4 साल में 2 CFOs को चेंज किया जाता है और अडानी ट्रांसमिशन में 2 साल में 2 CFOs को चेंज किया जाता है। ऐसे में इतनी सारी कंपनीज का जो ऑडिटिंग होता है वो नॉर्मली किसी बड़े फर्म से कराया जाता है या ऐसी फर्म से कराया जाता है जिस फर्म पे क्रेडिबिलिटी लोगों की ज़्यादा हो। बट अडानी के केस में केस बहुत डिफरेंट है। अडानी के जो कॉन्ग्लोमेरेट्स है वो चूज़ करती है शाह धंधरिया एसोसिएट्स को, जो कि सारे ही टैक्स कंप्लायंसेस को पूरी कर सके, जिसमें कि ये 4 एसोसिएट्स शामिल हैं। जिसमें सबसे पहला है CA प्रवीण धंधरिया जिनकी एज 46 ईयर्स है। दूसरा है CA हर्षिल साहिल जिसकी एज 27 ईयर्स है। तीसरा है CA शुभम रोहतगी जिनकी एज 28 ईयर्स है। और चौथा है CA अंकित अजमेरा जिनकी एज 28 ईयर्स ओल्ड है। इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया जाता है
कि इनमें से एक ऐसा भी सीए है, अडानी के जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब ऑडिटिंग है, जो गवर्नमेंट को सबमिट करना है, वो 23 साल से इस पे साइन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में इतने यंग एज में इतने बड़े बड़े ऑडिटिंग को क्रेडिबल मानना बहुत लोगों के लिए संभव नहीं होता है। उसी तरह जो सीए अंकित अजमेरा है, वो 24 साल की उम्र से इन ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना शुरू कर देते हैं। तो आप सोचो कि ऐसे में इन फाइनेंशियल्स को कैसे क्रेडिबल माना जाए। नॉर्मली कंपनीज जितनी बड़ी होती है, उनके फाइनेंशियल्स को उतने ही वेल एक्सपीरियंस सीएस होते हैं, वो साइन करते हैं। तो ये एक मेजर कॉज हो सकता है कि इसकी वजह से टैक्स मैनिपुलेशन कर पाना ईजी हो पाए या फ्रॉड कर पाना बहुत आसान हो पाए। अब इस इमेज को आप गौर से देखिए और इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। विनोद अडानी, अडानी फैमिली के ऑफशोर ट्रस्ट, मतलब जो बाहर के ट्रस्ट्स हैं या कंपनीज हैं, वो यहाँ से पैसे भेजती हैं मॉरिशस में, और वहाँ की जो शेल कंपनीज होती हैं, मतलब खोखा वाली कंपनीज, मतलब जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो वहाँ से इन्वेस्ट करती हैं अडानी की लिस्टेड कंपनीज में। इसकी पूरी सर्कुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर इन लिस्टेड कंपनीज से जो वो पैसा निकल करके फिर अडानी फैमिलीज के पास में आ जाती है। तो ये बेसिकली अपना ही पैसा बाहर से इन्वेस्ट करवा रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस रिसर्च का टॉपिक दिया है द बिगेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा चोर। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि गौतम अडानी का जो छोटा भाई है राजेश अडानी, उसको DRI मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक्यूज किया था 2004 और 5 के एक स्कीम में, और इस स्कीम में इन्वॉल्व था इंपोर्ट एक्सपोर्ट डायमंड का। इस स्कीम के अंडर में जो ऑफशोर कंपनीज थी या शेल कंपनीज थी जो बाहर में थी, वहाँ पे फेक फाइनेंशियल्स को मेंटेन किए गए और उसको दिखाया गया, और उस बेसिस पे इंडिया में फिर लोगों से बोला गया कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, और फिर उसमें आर्टिफिशियल टर्नओवर भी दिखाया गया। इस स्कीम के इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन फिर कुछ टाइम बीतने के बाद उसको अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया। उसी स्कीम में अडानी के ब्रदर इन लॉ, जिसका नाम समीर वोरा है, उसको भी DRI ने एक्यूज किया। गौतम अडानी के जो एल्डर ब्रदर हैं ऑफ लाइमलाइट रहे हैं, मतलब लाइमलाइट से हमेशा से दूर रहे हैं, पर जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस होती थी हमेशा सेंटर में उन्हीं को पाया जाता था, और उसको इस तरह से पाया जाता था कि जितनी भी शेल कंपनीज होती थी बाहर की, वो उसको मैनेज करने का काम करता था कि कैसे उसमें फ्रॉड को एग्जीक्यूट किया जा सके, चाहे वो टैक्स के फ्रॉड्स हों या चाहे स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा सके। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो विनोद अडानी है, ये ऑलमोस्ट 38 कंपनीज जो कि शेल कंपनीज हैं सिर्फ मॉरिशस से हैं, उसमें इनका कनेक्शन मिला है। उसके अलावा ये शेल कंपनीज UAE में, सिंगापुर में और कैरेबियन आइलैंड्स में भी पाया गया, जिसको फिर से विनोद अडानी ही मैनेज करते हैं। और उससे भी सरप्राइजिंग ये बात है कि ये जो फर्म्स हैं या जो ये एंटिटीज़ हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च के हिसाब से एक्चुअल में इनमें से बहुत सारे एंटिटीज़ ऐसे हैं जो ऑपरेट ही नहीं करते हैं, मतलब जिनमें एक्चुअल में ऑपरेशंस नहीं होती हैं। यहाँ तक कि उन एंटिटीज़ में कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मेंशन किया हुआ नहीं है। कोई इंडिपेंडेंट एड्रेस नहीं है इन शेल कंपनीज़ की, और ना ही इन कंपनीज़ का कोई फ़ोन नंबर है, और ऑनलाइन प्रेजेंस फुल फ्लेजेड फॉर्म में तो किसी भी कंपनीज़ की नहीं है। इसके पीछे की सबसे बड़ी रीजंस हैं जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से लोग भी इस चीज़ की एनालिसिस कर नहीं पाते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ को उनका कमीशन मिल जाता है, और वो चाहते हैं कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन सबको एक रेस में दौड़ा दिया जाए और मेरे को एक अच्छा खासा अमाउंट मेरे कमीशन के तौर पे मिल जाए। और एट द एंड वो ये बात कह करके निकल जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए मुझे कई बार इस रिपोर्ट को पढ़ना पड़ा। जितने भी कंटेंट आप देखते हैं, जो भी आपको पसंद आता है, उसको शेयर करें। आई होप आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएं और उन वीडियोस को देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।